नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इकोनॉमी सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाशिंगटन, बीजिंग और सैंटियागो कॉन्सेंसस के बारे में। तो देखिए, हम सबको पता है कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति या आपसी एग्रीमेंट। ये तब होता है जब कई लोग या इंस्टीट्यूशंस किसी एक फैसले, पॉलिसी या आइडिया पर एग्री करते हैं। वाशिंगटन कॉन्सेंसस का मतलब है कि वाशिंगटन डीसी में जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी, उनकी आपसी सहमति थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। अब सवाल आता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, 1980s और 1990s के दौरान कई डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के भी कुछ पार्ट्स भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। इन कंट्रीज में प्रॉब्लम्स थी, जैसे हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार का खर्चा इनकम से ज़्यादा हो गया था, फॉरेन डेब्ट का बर्डन यानी कि बाहर से लिया गया कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया था, और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी कि ग्रोथ रुक सी गई थी और नए जॉब्स नहीं बन रहे थे। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते इन कंट्रीज को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास फाइनेंशियल हेल्प के लिए जाना पड़ा। उस वक्त इन इंस्टीट्यूशंस का कहना था कि अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक पॉलिसी पैकेज सजेस्ट किया जिसका नाम पड़ा वाशिंगटन कॉन्सेंसस। तो चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वाशिंगटन कॉन्सेंसस। तो देखिए, इट इज ए रिफॉर्म पॉलिसी पैकेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि ये एक रिफॉर्म पॉलिसी पैकेज था जो डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे एडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट किया गया था। इसका मेन मकसद था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, ग्रोथ बढ़ाना और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज प्रपोज्ड बाय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस ट्रेजरी। तो देखिए, ये पॉलिसी पैकेज प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा। इन तीन पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कहना था कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री इन रिफॉर्म्स को फॉलो करे तो वो अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज नेम्ड बाय जॉन विलियमसन। उन्होंने 1989 में इस सेट ऑफ पॉलिसीज को वाशिंगटन कॉन्सेंसस का नाम दिया। ये इसलिए क्योंकि ये रिफॉर्म्स मेनली वाशिंगटन डीसी में बेस्ड इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रमोट किए जा रहे थे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने वाशिंगटन कॉन्सेंसस के ओरिजिन और बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम जानेंगे वाशिंगटन कॉन्सेंसस के 10 कोर रिफॉर्म्स के बारे में, जिन्हें डेवलपिंग कंट्रीज को अपनाने के लिए कहा गया था। इनका मेन गोल था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला रिफॉर्म था फिस्कल डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि सरकार को अपने खर्चे और उधार पर कंट्रोल रखना होगा, यानी बजट डेफिसिट को कम करना, अननेसेसरी बोरोइंग से बचना और पैसा रेस्पॉन्सिबली खर्च करना। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी बनती है। दूसरा पॉइंट था पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन, यानी सरकार अपने लिमिटेड फंड्स का यूज उन जगहों पर करे जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है फालतू सब्सिडीज और इनएफिशिएंट स्कीम्स को काट करके प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा लगाना। नेक्स्ट था टैक्स रिफॉर्म। तो इस रिफॉर्म का तीसरा पॉइंट था टैक्स रिफॉर्म। इसका गोल था टैक्स सिस्टम को सिंपल, फेयर और एफिशिएंट बनाना, यानी हाई टैक्स रेट्स को कम करना और कॉम्प्लायंस ईजी बनाना ताकि लोग टैक्स भरे और सरकार की इनकम बढ़े। नेक्स्ट था इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स को मार्केट के डिमांड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होने देना, ना कि सरकार आर्टिफिशियली कंट्रोल करे। इससे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट सिस्टम और भी एफिशिएंट हो जाता है।
नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स। तो पांचवा रिफॉर्म था कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट आर्टिफिशियली फिक्स ना हो बल्कि मार्केट बेस्ड हो। इससे एक्सपोर्ट्स प्रमोट होते हैं, इंपोर्ट बिल मैनेजेबल रहता है और फॉरेन रिजर्व्स स्टेबल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड लिबरलाइजेशन। इसका मतलब है इंपोर्ट ड्यूटीज, कोटाज और लाइसेंसिंग जैसे ट्रेड बैरियर्स को कम या हटाना। इसका मेन गोल था अपना डोमेस्टिक मार्केट को ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन करना। जब एक देश अपने ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस कम करते हैं तो इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता है। इससे डोमेस्टिक फर्म्स को अपना क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ती है। इसके चलते कंज्यूमर्स को सस्ती और डाइवर्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज का भी विकास होता है। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करने का मतलब है कि फॉरेन कंपनीज को अपने देश में बिजनेस करने, इन्वेस्ट करने और ओनरशिप लेने की आज़ादी देना। इस रिफॉर्म का फोकस था कि डेवलपिंग कंट्रीज में कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज का फ्लो हो। जब फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती है तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज इंप्रूव होती है। एफडीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि प्रॉपर रेगुलेशंस हो ताकि नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज ना हो और लोकल इंडस्ट्रीज को अनफेयर डिसएडवांटेज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए, इसका मतलब है कि सरकारी कंपनीज या एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना, चाहे पूरा ओनरशिप हो या पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट। वाशिंगटन कॉन्सेंसस का मानना था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज इनएफिशिएंट होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार होती है और टैक्स पेयर के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करती। इनके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट ड्राइवन, कॉम्पिटिटिव और अकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उसके पास ये कंपनीज ज़्यादा बेहतर चल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो ये प्रोसेस कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, जैसे अंडर इवैल्यूएशन, जॉब लॉसेस या मोनोपोली रिस्क। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डीरेगुलेशन। इसका मतलब है अननेसेसरी बिजनेस रूल्स, परमिट्स और कंट्रोल्स को सिंप्लीफाई करना या हटा देना। पहले डेवलपिंग कंट्रीज में बिजनेस शुरू करने के लिए कई लाइसेंसेज, क्लियरेंसेज और अप्रूवल्स चाहिए होती थी, जिसे लाइसेंस राज भी कहा जाता था। इस रिफॉर्म का गोल था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना ताकि एंटरप्रेन्योर्स बिना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के अपने वेंचर से स्टार्ट और ऑपरेट कर सके। डीरेगुलेशन से प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टार्टअप को बूस्ट मिलता है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बेसिक रेगुलेशंस जैसे एनवायरमेंटल नॉर्म्स, लेबर राइट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बनाए रखना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट था सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स। तो देखिए, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति, बिजनेस या इन्वेस्टर को ये लीगल इंश्योरेंस हो कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी ही रहेगी बिना इलीगल इंटरफेरेंस के। जब लोगों को ये ट्रस्ट होता है कि उनका लैंड, हाउस या बिजनेस लीगली प्रोटेक्टेड है, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क लेते हैं। क्लियर और एनफोर्सिएबल प्रॉपर्टी लॉज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लोन्स लेना इजी होता है और लैंड डिस्प्यूट्स कम होते हैं। इस रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। तो दोस्तों, ये थे वाशिंगटन कॉन्सेंसस के 10 कोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिन्हें 1980s और 1990s में डेवलपिंग कंट्रीज को सजेस्ट किया गया था अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि वाशिंगटन कॉन्सेंसस एक सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था जो डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए सजेस्ट किया गया था। लेकिन जैसे जैसे इन रिफॉर्म्स को दुनिया भर में इम्प्लीमेंट किया गया, कई सीरियस क्रिटिसिजम्स भी सामने आए। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये मॉडल सब जगह काम नहीं करता और कभी कभी तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कॉन्सेंसस के मेन क्रिटिसिज्म की। तो पहला क्रिटिसिज्म था
कि वाशिंगटन कॉन्सेंसस नियो लिबरलिज्म का दूसरा नाम बन गया। नियो लिबरलिज्म का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक थिंकिंग जिसमें मार्केट को सबसे बड़ा रोल दिया जाता है और सरकार का रोल मिनिमम हो जाता है। क्रिटिक्स का कहना था कि ये मॉडल हर समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ मार्केट के थ्रू ढूंढता है, चाहे वो एडुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या एम्प्लॉयमेंट। तो दूसरा क्रिटिसिज्म था मार्केट फंडामेंटलिज्म। इसका मतलब है कि वाशिंगटन कॉन्सेंसस में ब्लाइंड बिलीफ था कि मार्केट सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, लेकिन वास्तविकता में मार्केट फेल भी करता है, जैसे मोनोपोली, इनइक्वालिटी या एनवायरमेंटल डैमेज। हर सिचुएशन में गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूरी होती है, जो इस मॉडल में इग्नोर किया गया था। यहाँ पे तीसरा क्रिटिसिज्म था ग्लोबलाइजेशन पुश। तो देखिए, इस मॉडल ने डेवलपिंग कंट्रीज को रैपिड ग्लोबलाइजेशन की तरफ ढकेल दिया बिना प्रोटेक्शन के। इस वजह से लोकल इंडस्ट्रीज को कॉम्पीट करना पड़ा बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, जिससे जॉब्स गए, स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए और कई देशों में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है हर्श रूल्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखिए, चौथा पॉइंट ये था कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने इन रिफॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कंडीशंस के थ्रू लागू करवाया। अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए होता था तो उन्हें पहले इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ता। कई कंट्रीज के लिए ये इम्पोज रूल जैसे थे, जो लोकल कंडीशंस को इग्नोर करते थे। इसके चलते लोगों को सब्सिडी कट्स, जॉब लॉसेस और प्राइस हाइक्स झेलने पड़ते थे, जो पब्लिक के लिए पेनफुल था। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस इन फ्री मार्केट। तो पांचवा क्रिटिसिज्म ये था कि वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने मार्केट को ओवर ग्लोरीफाई कर दिया। क्रिटिक्स का कहना था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर और रेगुलेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इस मॉडल में उन्हें साइड में कर दिया गया। क्रिटिक्स का यह भी कहना था कि मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन हर जगह काम नहीं करता। यहाँ पे सबसे बड़ा और रिसेंट क्रिटिसिज्म ये था कि वाशिंगटन कॉन्सेंसस की फ्री मार्केट फिलोसॉफी ही 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एक मेन रीजन थी। जब बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया, तब उन्होंने ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए। इसका रिजल्ट था इकोनॉमिक कोलैप्स, मिलियंस ऑफ जॉब्स का लॉस और दुनिया भर में फ्री मार्केट्स पर से भरोसा कम हो गया। तो दोस्तों, जहां वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक ग्लोबल मॉडल बनाया, वहीं इसने कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी छोड़े। ये हमें याद दिलाता है कि हर देश अलग होता है और पॉलिसी बनाते वक्त लोकल नीड्स, कल्चर और सामाजिक फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे बीजिंग कॉन्सेंसस के बारे में। तो देखिए, 1980s और 90s में जब डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी, तब उनके पास एक ही सॉल्यूशन दिया जाता था और वो था वाशिंगटन कॉन्सेंसस। ये मॉडल कहता था कि अगर किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो प्राइवेटाइजेशन करो, मार्केट्स ओपन करो और गवर्नमेंट का रोल कम करो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, कई देशों ने कहा कि ये मॉडल हर जगह काम नहीं करता। इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी, पब्लिक सर्विसेज वीक हुई और कई इकोनॉमीज अनस्टेबल हो गई। यही वजह थी कि दुनिया ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल की तलाश शुरू की, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, लोकल नीड्स के हिसाब से तैयार हो और जिसमें गवर्नमेंट भी एक एक्टिव रोल प्ले करे। उस वक्त सामने आया बीजिंग कॉन्सेंसस, एक ऐसा मॉडल जो चाइना के इकोनॉमिक सक्सेस पर बेस्ड था, जिसमें स्टेट लेड डेवलपमेंट, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इम्पोर्टेंस दी गई। तो चलिए इस स्लाइड में हम इस मॉडल को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, बीजिंग कॉन्सेंसस इज ऑल्सो नोन एज चाइनीज मॉडल। तो देखिए, इसको चाइनीज मॉडल भी कहा जाता है। इसका रीजन सिंपल है। ये मॉडल चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बेस्ड था, जहां रैपिड ग्रोथ हुई लेकिन मार्केट को पूरी फ्रीडम नहीं दी गई। चाइना ने अपने हिसाब से रिफॉर्म्स किए, ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन, सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेट।
नेक्स्ट पॉइंट है दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जोशुआ कूपर रेमो। तो इस टर्म को ऑफिशियली जोशुआ कूपर रेमो ने 2004 में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा यह सिर्फ मार्केट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि स्टेट लेड इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेजिंग कॉन्सेंसस इज ऑल्टरनेटिव टू वाशिंगटन कॉन्सेंसस। तो देखिए बेजिंग कॉन्सेंसस को वाशिंगटन कॉन्सेंसस का ऑल्टरनेटिव माना गया। जहां वाशिंगटन मॉडल फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता था, वहीं बेजिंग मॉडल कहता है कि स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए इकोनॉमी में और हर कंट्री को अपने मॉडल खुद डेवलप करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन पॉलिसीज ऑफ डेंग जियाओपिंग। यानी ये मॉडल एक्चुअली स्टार्ट हुआ था डेंग जियाओपिंग के रिफॉर्म्स के टाइम 1976 के बाद। उन्होंने चाइना के ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट मॉडल में ग्रेजुअल चेंजेस लाए, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और स्टेट कंट्रोल के साथ मार्केट एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना। यानी मार्केट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जिसमें दोनों का बैलेंस हो। तो दोस्तों ये था एक क्विक ओवरव्यू बेजिंग कॉन्सेंसस का, जो एक स्टेट लेड, फ्लेक्सिबल और नॉन वेस्टर्न अप्रोच है डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो देखिए अब तक हमने समझा कि बेजिंग कॉन्सेंसस एक ऐसा मॉडल था जो वाशिंगटन कॉन्सेंसस के ऑल्टरनेटिव के रूप में सामने आया। लेकिन इसका फाउंडेशन सिर्फ चाइना के इकोनॉमिक सक्सेस पर नहीं बल्कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर था। तो चलिए अब उन 3 कोर पिलर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ पे पहला पिलर है कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। तो देखिए चाइना ने रिफॉर्म्स एकदम एक साथ नहीं किए। उन्होंने हर पॉलिसी को पहले छोटी स्केल पर टेस्ट किया, उसका रिजल्ट देखा और अगर सक्सेसफुल रहा तो पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया। ये अप्रोच उन्होंने एग्रीकल्चर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इवेंट टेक सेक्टर में अपनाया। यानी हर स्टेप के साथ सीखना, एडजस्ट करना और ग्रो करना। यहाँ पे दूसरा पिलर है पीसफुल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विथ रिफॉर्म्स। यानी पीसफुल और इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी तक सीमित नहीं होता बल्कि लोगों तक एक्चुअल बेनिफिट पहुंचता है। इसका मतलब है रिफॉर्म्स करना लेकिन इस तरह से कि सोशल हार्मोनी बनी रहे और गरीब और रूरल एरियाज भी डेवलपमेंट का हिस्सा बन सके। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया ताकि ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। यहाँ पे तीसरा और आखिरी पिलर था सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ फॉरेन आइडियाज। तो देखिए सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी हर कंट्री को अपना मॉडल खुद तय करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से अलग हो जाए। चाइना ने फॉरेन आइडियाज और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया लेकिन उन्हें अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज किया। ये एक स्मार्ट मिक्स था, ग्लोबल ओपननेस प्लस डोमेस्टिक कंट्रोल। इससे चाइना ने अपने सोवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट किया और मॉडर्नाइजेशन भी एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों ये थे बेजिंग कॉन्सेंसस के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो बताते हैं कि हर कंट्री को सोच समझकर अपनी कंडीशंस के हिसाब से रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात करते हैं बेजिंग कॉन्सेंसस के खास फीचर्स की, यानी इस मॉडल की ऐसी क्वालिटीज जो इसे वाशिंगटन कॉन्सेंसस से कम्प्लीटली अलग बनाती है। ये एक नॉन वेस्टर्न अप्रोच है जिसमें मार्केट के साथ साथ स्टेट का स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसके फीचर्स। यहाँ पे सबसे पहला फीचर है ये एक एंटी लिबरल मॉडल है, यानी ये पूरी तरह से फ्री मार्केट पर बेस्ड नहीं है। वाशिंगटन कॉन्सेंसस के ऑपोजिट इसमें गवर्नमेंट एक्टिवली इकोनॉमी को गाइड करती है। यहाँ पे भी मार्केट इंपॉर्टेंट है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाता। स्टेट का कंट्रोल यहाँ पे हमेशा बना रहता है। यहाँ पे दूसरा फीचर है इट एम्फसाइजेस स्टेट लेड डेवलपमेंट। तो देखिए चाइना का मॉडल क्लियरली कहता है
कि सरकार सिर्फ पॉलिसी मेकर नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट भी होनी चाहिए। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री, हर जगह गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इस मॉडल में पब्लिक सेक्टर को एम्पावर किया जाता है, ना कि वीकेंड। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल ड्यू टू चाइनाज यूनिक स्ट्रक्चर। यानी कि ये मॉडल हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि चाइना का सिस्टम बहुत यूनिक है। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, डिसिप्लिन ब्यूरोक्रेसी और मैसिव पॉपुलेशन, ये सब चाइना के पास है जो हर डेवलपिंग कंट्री के पास नहीं होता। इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि इस मॉडल को ब्लाइंडली कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट फीचर है इट गेंड अटेंशन पोस्ट 2008 क्राइसिस। तो देखिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इस मॉडल पर दुनिया का फोकस बढ़ गया। जब वेस्टर्न फ्री मार्केट मॉडल फेल होने लगा तब लोगों ने देखा कि चाइना स्टेबल था और ग्रो भी कर रहा था। तब से कई डेवलपिंग कंट्रीज ने सोचना शुरू किया, क्या हमें भी चाइना जैसा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था बीजिंग कॉन्सेंसस का पूरा ब्रेकडाउन। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे सेंटियागो कॉन्सेंसस के बारे में। तो देखिए ये मॉडल कहता है कि अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाना है तो सिर्फ मार्केट को नहीं बल्कि सोसाइटी को भी एम्पावर करना होगा। इसका फोकस था इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन और सोशल जस्टिस। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि इस मॉडल को ऑफिशियली जेम्स डी वुल्फेंसन ने 1998 में प्रपोज किया था। उनका मानना था कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया अप्रोच चाहिए जो सिर्फ मार्केट रिफॉर्म्स तक सीमित ना हो बल्कि सोशल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन को भी इम्पोर्टेंस दे। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्टरनेटिव टू वाशिंगटन कॉन्सेंसस। जहां वाशिंगटन कॉन्सेंसस ज़्यादातर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और मार्केट रिफॉर्म्स पर फोकस करता था, वहीं सेंटियागो कॉन्सेंसस में डेवलपमेंट के सोशल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी इक्वली वैल्यू दिया गया। अब हम बात करेंगे कोर आइडिया ऑफ दिस मॉडल, यानी कि इस मॉडल की असली सोच क्या थी। तो देखिए ये मॉडल कहता है कि डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी बढ़ने का नाम नहीं बल्कि इंसानों की ज़िंदगी सुधारने का भी नाम है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन कोर आइडियाज़ को समझते हैं। यहाँ पे पहला कोर आइडिया था इंक्लूजन, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल इंक्लूजन भी। यानी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि गरीब, वोमेन, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना जरूरी है। ये मॉडल कहता है कि अगर लोगों तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुंची तो ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दूसरा आइडिया था लोकल कस्टमाइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स। तो देखिए वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने सब कंट्रीज को एक ही रेसिपी दी थी, लेकिन सेंटियागो कॉन्सेंसस कहता है कि हर कंट्री अलग होती है और उनकी नीड्स, कल्चर और इकोनॉमी भी अलग होती है। इसलिए रिफॉर्म्स को लोकल नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहिए, ना कि एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेना चाहिए। यहाँ पे तीसरा और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सेंटियागो कॉन्सेंसस ने इंडिया के थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स को इंस्पायर किया था जो 2002 के अराउंड आया था। इन रिफॉर्म्स का फोकस था गवर्नेंस इंप्रूव करना, सोशल जस्टिस लाना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को सुधारना। यानी इंडिया ने भी समझा कि अब सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, लोगों के बेहतर जीवन पर फोकस करना होगा। तो दोस्तों सेंटियागो कॉन्सेंसस के कोर आइडिया सिंपल और स्ट्रॉन्ग है, इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकल सॉल्यूशंस और सोशल जस्टिस। ये मॉडल कहता है कि रियल डेवलपमेंट तब होती है जब हर इंसान को उसमें जगह मिले और रिफॉर्म्स लोगों के लिए हो, ना कि सिर्फ मार्केट्स के लिए। तो दोस्तों आज हमने 3 मेजर इकोनॉमिक मॉडल्स को एक्सप्लोर किया। वाशिंगटन कॉन्सेंसस जहां फ्री मार्केट्स और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया, बीजिंग कॉन्सेंसस जिसमें स्टेट लेड डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग एम्फासाइज था, और नए सेंटियागो कॉन्सेंसस
जो इंक्लूसिविटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। ये 3 मॉडल्स हमें दिखाते हैं कि डेवलपमेंट एक स्ट्रेट लाइन प्रोसेस नहीं है। हर देश के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अप्रोच अलग हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।